फिर बच्चों बेटे आज का जो अपना टॉपिक है वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कि कोई करंट कैरिंग कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, सर्कुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। मैंने रेक्टेंगुलर वर्ड लिखा है तो कि एग्जाम में रेक्टेंगुलर वर्ड बार बार पूछा था आपसे। तो एक करंट कैरिंग कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल मैंने लेके चल पड़ा मैं यहाँ पे, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उसके ऊपर टॉर्क लगती है। कितनी टॉर्क लगेगी वो हमें बताना है। हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक किया था, उसमें मैंने आपको बताया था भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। अब हम बात करें टॉर्क की। वो जो हमने लास्ट केस करा था कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, वो कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर हो सकता था, कोई वायर हो सकती थी, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम एक कॉइल की बात करेंगे, पूरी उसके ऊपर कितनी टॉर्क लगेगी उसके बारे में हमें पढ़ना है। ये अपने पास एक कॉइल हम लोगों ने ले, रेक्टेंगुलर कॉइल है, नाम रख दिया हमने इसका PQRS1। PQRS, ये मान लो अपने पास P एंड है, ये मान लो Q है, ये मान लो हमने R है, ये मान लो हमने S है, और इसमें करंट फ्लो करता है। मान लिया इसके अंदर I करंट फ्लो करता है, इस कंडक्टर के अंदर जो एक कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल, इसके अंदर I करंट फ्लो करता है। डायरेक्शन मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करी PQRS, और इस रीजन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने शो कर दी कि मान लिया अपने पास एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है। कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी कि भाई कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चल रही है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे गई है, उस मैग्नेटिक फील्ड ने एक तरीके से यहाँ पे जो ये एंगल है इस एंड के साथ मान लो थीटा एंगल बना रखा है, थीटा एंगल एज्यूम कर लिया मैंने, और यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री। एक कॉइल हमने इस तरीके से प्लेस कर रखी है, जो ये वाला एंगल है, ये एंगल कितने हैं, ये एंगल 90 डिग्री है अपने पास। जो इस आर्म के साथ जो एंगल बने रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमें एक सिंपली बात पता है। देखो ये करंट कैरिंग कॉइल है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हम लोगों ने पहले दे रखी है। करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग कंडक्टर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो हमें पता हो फोर्स किसकी इक्वल होती है, वो फोर्स होती है F=BIL sin थीटा, वो मैंने आपको बता रखा है। ये एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल जो एंगल थीटा यहाँ पे वो एंगल यहाँ पर भी होगा। अब जो ये कॉइल है, इस कॉइल की जो ब्रेड्थ है वो तो मान ली मैंने B, और लेंथ मान ली मैंने इसकी जो ये लेंथ है, जूम कर हम इसकी जो लेंथ मान ली अपने पास वो L है, इसकी लेंथ है, ठीक है। तो इन 4 साइड है यहाँ पे, 1 2 3 और 4। तो हमें देखें जैसे करंट कैरिंग कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगी तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, चारों साइड के ऊपर फोर्स लगेगी। अब अपने फोर्स की डायरेक्शन देखनी है किधर किधर लगेगी। यहाँ पर अगर हम यूज़ करें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, FBI, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हमें पता भी ये जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ये करंट को रिप्रेजेंट करती है, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह यहाँ पे है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर गई, ये है मैग्नेटिक फील्ड, करंट इस तरफ आया है, तो थंब कहाँ है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स अपवर्ड लगेगी। वो फोर्स जो लगी अपने पास यहाँ पे, वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगी। मान लिया अपने पास ये फोर्स ऊपर की तरफ लगी है, मैंने इस फोर्स को F1 नाम दे दिया, मैंने इसको बोला डॉट, डॉट मतलब अपवर्ड लगी है, ये फोर्स ऊपर की तरफ लगी है, ठीक है। इस पे अगर मैं देखूं यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इस आर्म के अंदर RS के अंदर करंट किधर है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में गया। जो करंट है आपका वो करंट इस तरफ गया है, इधर करंट गया है, ये गया R से S, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। थंब किधर है, थंब तो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है। इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स लगेगी, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स कैसी लगेगी, डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। मान लिया अपने पास मैंने जूम कर लिया कि ये फोर्स इस तरफ है, और इस फोर्स को नाम दे दिया मैंने F3,
और ये डाउनवर्ड फोर्स है, नीचे की तरफ लगी हुई है। ये फोर्स ऊपर की तरफ है तो ये फोर्स नीचे की तरफ लगी हुई है। ठीक है, अब बच गई अपने पास ये दोनों साइड, ये दोनों की दोनों साइड। इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लगती है, ये जो क्यू आर है, इसके ऊपर फोर्स लगेगी ऐसे, मैंने इसको नाम दे दिया F2। इस पे फोर्स लगते है ऊपर की तरफ, इसको नाम दे दिया मैंने F4। दोनों में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं क्योंकि करंट डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। इसमें करंट S से P है, इसमें करंट Q से R है, तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। अब यहाँ पे यही पॉइंट समझने का है कि जो फोर्सेज, इन फोर्सेज की डायरेक्शन आप किस तरीके से लेके चलते हो। इसके लिए हम एक काम करते हैं, मैं आपको एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, मान लें अपने पास जिस तरह ये कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये 4 साइड हैं इसकी, P, Q, R और S। तो मैं आपको बताऊं, जिस तरह से P, Q थे, P, Q को फोर्स कहाँ लगी, अपवर्ड, ऐसे फोर्स लगी। और जो ये अपने पास R, S, इस पे फोर्स कहाँ लगी, डाउनवर्ड, इस पे फोर्स लगी नीचे तरफ, ऐसे नीचे तरफ, मतलब नीचे तरफ फोर्स लगी। उस पे फोर्स अपवर्ड थी तो इस पे फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है, नीचे तरफ फोर्स लगी इसके ऊपर, ऐसे। तो ये दोनों की दोनों फोर्स जो हैं, ये जो दोनों ही दोनों फोर्स हैं, ये ऐसे लगी हुई, मैं आपको दिखा दूँ। एक फोर्स इस तरफ लगी हुई है, इधर एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, दोनों फोर्स ऐसे लगी हुई है। मान लिए ये उन्हें मान के चल पड़ेंगे कि दोनों फोर्स आपकी इस तरीके से लगी हुई है, F1 और F3। तो दोनों की दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जरूर है, लेकिन दोनों की दोनों अलग अलग साइड के ऊपर लगी हुई हैं, इसलिए दोनों फोर्स कैंसिल नहीं करेंगे एक दूसरे को। कैंसिल नहीं करेंगी मतलब कैंसिल कब करते हैं फोर्सेस, कैंसिल तब करते हैं जब फोर्स जब एक ही पॉइंट के ऊपर इस तरफ लगती, दूसरी फोर्स इस तरफ लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, फिर तो दोनों कैंसिल कर देती है एक दूसरे को। जिस तरह मान लें अपने पास एक फोर्स इस तरफ लग जाती है, एक फोर्स इधर लग जाती है, तो कैंसिल कर देती। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन जो ये दूसरी फोर्स है ना, F2 और F4 फोर्स, ये दोनों की दोनों फोर्स ऐसे लगी हुई हैं, इस तरीके से ऐसे लगी हुई है फोर्स। मतलब एक फोर्स इस साइड को इस तरफ खींच रही है F2, एक फोर्स इस साइड को इस तरफ खींचेगी F4। तो ये दोनों की दोनों फोर्स F2 और F4, ये F2 है वो F4 है, वो इस रेक्टेंगुलर कॉइल के इस तरीके से फोर्स लगे, मतलब इसको इस तरफ खींचेगी, उसको इस तरफ खींचेगी। अगर दोनों फोर्स बराबर हो तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, इनकी 0 हो जाएगी। क्लियर है। लेकिन ये वाली जो फोर्स है, एक फोर्स जो नीचे तरफ लग रही थी F3, एक फोर्स ऊपरी तरफ लग रही थी F1, ये दोनों की दोनों फोर्स क्या करेंगे, दोनों फोर्स इस कॉइल को रोटेट करवाएंगे। 4 फोर्स हैं टोटल, एक इस तरफ लग गई F4, एक इस तरफ लग गई, तो ये दोनों की दोनों फोर्स F2 और F4। ठीक है, ये कोई रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि ये तो दोनों की दोनों इस तरीके से लगी है कि लेंथ को खींच रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, एक ही पॉइंट के अबाउट। जिस तरह ये इस तरफ लग पड़ी, एक फोर्स इस तरफ लग पड़ी, जबकि जो दूसरी फोर्स F3 और F1 फोर्स, ये दोनों की दोनों क्या कोशिश करेंगे, इसको रोटेट करवाने की कोशिश करेंगे, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। सिंपली बात ये है। तो अब हम एक बार इन चारों फोर्सेस की वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू कितनी है। अब मुझे बताओ यहाँ पे F1 इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स। हमें पता फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर किसके इक्वल होता है, BIL sin थीटा होता है। और थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तो साइन 90 होगा 1। तो F1 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, BIL आया, BIL इक्वेशन नंबर 1, ये वाली फोर्स। ठीक है, अब ये वाली फोर्स देखते हैं, QR वाली फोर्स। F2 इज इक्वल टू क्या होगा, BI, मैग्नेटिक फील्ड B है, करंट कितना I है, लेंथ कितनी है, Q से R की लेंथ कितनी है B, तो BIB मतलब इसकी ब्रेड्थ होगी B। साइन एंगल कितना है, एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा होगा यहाँ पे, थीटा जो एंगल यहाँ बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ये फोर्स होगी अपने पास F2। F3 फोर्स कितनी होगी, ये वाली फोर्स जो R और S के ऊपर लगी हुई है,
वो अगर मेरे पास बी आई एल, लेंथ कितनी है, आर से एस तक की लेंथ कितनी है, एल है जितनी ये उतनी लेंथ ये होगी। बी आई एल साइन 90 डिग्री, साइन 90 होगा 1, तो F3 इज इक्वल टू कितना अपने पास, बी आई एल। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4, अब जो ये वाली फोर्स होगी P से लेकर S तक की जो फोर्स होगी F4 इज इक्वल टू, ये फोर्स किसके इक्वल होगी, बी आई एल, एल मतलब इसकी लेंथ, P से S की लेंथ कितनी है, मतलब इसकी ब्रेड है जितनी ये थी, मतलब B साइन थीटा, थीटा एंगल बना रखा उसने तो साइन थीटा। तो ये 4 फोर्स हो गए मेरे पास यहाँ पे टोटल। तो 4 में से मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि जो F2 एंड F4 है, ये दोनों की दोनों फोर्स, ये दोनों फोर्स F2 एंड F4 आर एक्टिंग इन ओपोजिट डायरेक्शन, ओपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं दोनों के दोनों। एंड F2 और F4 का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 4 से मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को, ये तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, सो दे कैंसिल ईच अदर, ये तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है, अभी कैंसिल कर दिया। तो फोर्स बच गया 2, एक F1 और एक F3। अब ये भी दोनों अपोजिट हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन दोनों की जो लाइन ऑफ फोर्स है वो अलग अलग है, ठीक है। मतलब एक जिस तरीके से अपने पास एक एंड पे लगी हुई है, एक दूसरी फोर्स दूसरे एंड पे लगी हुई है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगी हुई है, कोई लाइन ऑफ एक्सिस सेम नहीं है इनकी। तो ये क्या करेंगे, रोटेशन प्रोवाइड करेंगे, ये घुमाएंगे इस कॉइल को किस तरीके से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखो जिस तरह कि भी जो F1 एंड F3 विल फॉर्म ए कपल, एक कपल बना देंगे एंड प्रोवाइड ए टॉर्क टू रोटेट द कॉइल। इस कॉइल को रोटेट करने के लिए कि टॉर्क प्रोवाइड करेंगे, हमें वो टॉर्क फाइंड आउट करना है, टॉर्क क्या होगा। अब हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क होता है, हमें एक बेसिक बात पता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का एक बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हम बहुत बार यूज करते आए हैं इसमें। तो ये जो है अपने पास यहाँ पे ये कॉइल जो है, ये कॉइल किस तरीके से, इसको आप समझो एक बार। जिस तरह मैंने एक साइड ले ली, ये ले ली मैंने SP वाली साइड ले ली, ये हो गया अपने पास, ये पॉइंट था अपने पास P, ये पॉइंट था SP। मैं केवल एक साइड लेके चल रहा हूँ, उससे पूरी पूरी कॉइल कवर हो जाएगी। अब ये देखो, ये वाली जो साइड है इस पे फोर्स किधर लग रही है, ऊपर की तरफ F1, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स F1 लगेगी। मान लिया मेरे पास वो फोर्स इस तरफ लग रही है F1, अपवर्ड फोर्स मान लिया मैंने इसको अपवर्ड। और जो ये वाली साइड है SR या RS, इस पे फोर्स कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड, ये F3। अगर ये पूरी साइड पे डाउनवर्ड लग रही है तो S पे भी डाउनवर्ड लगेगी। इसका मतलब जो S है, इस S के ऊपर फोर्स इस तरफ लगी, मान लिया F3 फोर्स है डाउनवर्ड, मैं निशान लगाए चल रहा हूँ डाउनवर्ड। तो ये दोनों की दोनों क्या करेंगे, तो दोनों जो फोर्स है ये टॉर्क प्रोवाइड करेंगी। टॉर्क प्रोवाइड करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिएगी। मैंने इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर लिया, मतलब एक तरीके से इसको मैंने पीछे बढ़ा दिया और इसकी साइड में देख लिया, ये एंगल बन गया 90 डिग्री, ठीक है। ये पॉइंट मैंने O मान लिया। इसका मतलब जो ये OS होगी, OS क्या है, इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि एक फोर्स भी होगी अपने पास इस तरफ, एक फोर्स ली जाएगी इस तरफ, दोनों बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन बनेगी, ये बनेगी दोनों बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस OS। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ गई हुई है, ये इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रही है। तो कितना एंगल बना के गई है, थीटा एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, बेसिक ही बात है। और P से S की लेंथ कितनी है, P से S,
P से S तो इसकी ब्रेड्थ है, मतलब B के बराबर होगी। हमें चाहिए क्या, OS चाहिए। तो अब मुझे बताओ OS बाई में B, OS बाई में B, OS कौन है, बेस, बेस बाई में हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, कोस थीटा बनेगा। तो OS इज इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास, B कोस थीटा। OS क्या है, ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच की, दोनों फोर्सेस के बीच की। तो हमें चाहिए टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या बनेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होगी टॉर्क। तो टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स कितनी है, BIL, ये फोर्स तो F1 या F3 दोनों टॉर्क प्रोवाइड करेंगी, तो BIL इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, B कोस थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, BIL इंटू B कोस थीटा। L क्या है, लेंथ कोयल की, B क्या है, ब्रेड्थ कोयल की, तो L क्रॉस B क्या बन गया, एरिया ऑफ द कोयल, जो कोयल होगी इसका एरिया, L क्रॉस B। बट लेंथ इंटू ब्रेड्थ किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ द कोयल। तो टॉर्क क्या बन गया अपने पास, BIA कोस थीटा, ये बन गया। ठीक है, अगर कोयल के ऊपर, बट इफ कोयल हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, अब कोयल्स के ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स हो, मान लो कॉपर वायर लपेट दें इसके ऊपर, तो टॉर्क किसके इक्वल हो जाए, फिर हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको लिख देंगे NIAB कोस थीटा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, अगर n कोयल है तो n नंबर ऑफ टर्न्स है कोयल के ऊपर, तो NIAB कोस थीटा लिख देंगे इसको। ठीक है, अब अगर मान लिया हम इसको एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कई बार, ये मान लिया मैंने यहाँ पे, ये नॉर्मल टू द कोयल है, जिस तरह कोयल के परपेंडिकुलर, जिस तरह यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर हो गया, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल मान लिया मैंने। ठीक है, जो ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके साथ अल्फा एंगल बना रखा है, मान लिया अल्फा एंगल फॉर्म्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड टू द नॉर्मल ऑफ द कोयल। ध्यान रखना, नॉर्मल ऑफ द कोयल के साथ, मतलब परपेंडिकुलर ऑफ द कोयल के साथ मैग्नेटिक फील्ड ने अल्फा एंगल बना रखा है। तो अल्फा ये और थीटा ये, अल्फा प्लस थीटा, क्या इसको 90 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं हम यहाँ पे। मान लिया हमने इफ जो अल्फा है, अल्फा क्या माना हमने, अल्फा क्या माना हमने, अल्फा माना हमने एंगल फॉर्म्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड विद नॉर्मल, नॉर्मल के साथ ही, जिस तरह ये नॉर्मल होगा अपने पास, ये नॉर्मल है, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड ने अल्फा एंगल बना रखा है, ये थीटा है, ये कोयल के प्लेन के साथ एंगल है। तो थीटा और अल्फा, ये एंगल टोटल एंगल देखे थे 90 डिग्री है, थीटा और अल्फा का जोड़ के, तो मतलब थीटा प्लस अल्फा कितना होगा, 90 डिग्री हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो NIAB कोस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा। ठीक है, तो अपने पास ये रिजल्ट आ जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। इसको हम कई बार इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, इसको हम NIA क्रॉस B, क्योंकि हमें पता है A क्रॉस B क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर सोल्व करें तो AB साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब आपने देखना यहाँ पे टॉर्क, अगर ये जो टॉर्क अपने पास, ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी टॉर्क, टॉर्क मैक्सिमम कब होगी, टॉर्क मैक्सिमम जब होगी जब अल्फा कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, और थीटा कितना होगा 0 डिग्री, या तो थीटा 0 या अल्फा 90 हो, एक ही बात है। ये कब होगा, जब जो कॉयल है अपने पास, ये मान लें अपने पास वो रेक्टेंगुलर कॉयल है,
और ये मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल, जो मैग्नेटिक फील्ड हो रेक्टेंगुलर कॉइल के प्लेन के अकॉर्डिंग हो, तो यहाँ पर जो थीटा होगा तो 0 डिग्री होगा, अल्फा कितना होगा 90 डिग्री होगा, अल्फा मतलब इसके परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू, इन दैट केस जो टॉर्क लगेगी, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास यहाँ पे, अगर आप इस फॉर्मूले से देखोगे तो NIAB कोस 0 डिग्री, कोस 0 क्या होता है 1, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा NIAB, ये मैक्सिमम टॉर्क होगी। अगर आप इस फॉर्मूले से देखोगे तो अल्फा पुट करना पड़ेगा, अल्फा 90 साइन 90 कितना होगा 1 होगा, तो भी यही बनेगा मैक्सिमम टॉर्क होगा। ठीक है, मिनिमम टॉर्क कब बनेगी, मिनिमम टॉर्क जब बनेगी जब मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगी। अगर परपेंडिकुलर होगी तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 90 होगा तो कोस 90 क्या होगा 0, कोस 90 0 तो टॉर्क भी क्या हो जाएगी बेटे 0 हो जाएगी। ध्यान रखना, अपनी किताब पढ़ के देख लेना एक बार, वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा।